Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu newspaper analysis for 10th of June 2024. 10 जून 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर अच्छा लगता तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए। अच्छा, कल मैं कुछ एनालिसिस को देख रहा था जो 50,000 60,000 व्यूज़ ला रहे हैं। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, गुड फॉर देम कि वो ला रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों बरगलाए जा रहे हो यार इस तरीके से नए नए चैनल्स में। मैंने ये देखा है कि क्या है, यूपीएससी का एनालिसिस अगर आप 1.5 घंटे देख रहे हैं ना, और उसमें आप ये न्यूज़ आइटम देख रहे हैं कि कंगना रनावत को किसने झापड़ मार दिया और कंगना रनावत के 5 उंगलियां छप गई हैं और ये सारी चीज़ें, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, है ना। या वेस्टिंग ऑफ टाइम, आपको सिर्फ मसाला न्यूज़ आर्टिकल चाहिए। तो प्लीज़, अगर आप 1.5 घंटे देख रहे हैं किसी का एनालिसिस, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप खुद से वो अपना एनालिसिस पढ़ ले, खुद से न्यूज़पेपर पढ़ ले, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कर रहा कि आप मेरा देखना शुरू कर दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम उनका देखें जो रेलिवेंट कंटेंट कम टाइम में आपको दे रहे हैं। अदरवाइज फिर आप तो 40-50 मिनट में खुद ही हिंदू पेपर पढ़ लोगे यार। 1 घंटे 1.5 घंटे तक आप सिर्फ मसाला न्यूज़ ढूंढ रहे हो कि हाँ ठीक है, इसने इसको झापड़ मार दिया, और दीज आर नॉट साइंस ऑफ ए यूपीएससी एस्पिरेंट। तो बी लाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट, रियल यूपीएससी एस्पिरेंट जिसको एग्जाम निकालना हो। और मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरीके के एनालिसिस को देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप खुद से पढ़े पेपर, मेरा मत देखें, बिल्कुल मत देखें मेरा एनालिसिस, लेकिन आप खुद से पढ़ लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एनालिसिस बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सारी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहली जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा वो यहाँ पे लास्ट के सेक्शन, वर्ल्ड सेक्शन से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, स्टार्टिंग में तो आजकल पूरा सरकार बन रही है, तो उसी के ऊपर रहेगा किसको पार्टी का पद मिला, किसको ये मिला, ये कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। कि ऐसा नहीं कि 25 मिनट तक मैं आपको पूरा पोर्टफोलियो पढ़ के बता रहा हूँ कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या, ये सब अपने टाइम पे आप करिए, मजे वाले टाइम पे, है ना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो यहाँ पे देखो आप, पाकिस्तान एंड आईएमएफ डिसएग्री ओवर द न्यू इनकम टैक्स रेट्स। तो पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चल रहा है इनकम टैक्स के रेट को लेकर के। अब अपने को ये भी नहीं देखना है कि क्या डिसएग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आईएमएफ जब भी लोन देता है या जब भी बेल आउट देता है, मतलब पैसा जब देता है, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ देता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा पाकिस्तान मना कर रहा होगा कि नहीं भैया ऐसा मत करो, है ना, हम वैसे भी भूखे नंगे हैं, हम वैसे भी हार रहे हैं, तो और हमको ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आईएमएफ। ऑब्वियस सी बात है, मैं आईएमएफ के बारे में मस्त चीज़ें आपको कुछ बता देता हूँ जो अभी यूपीएससी में ही पूछा जा सकता है। हो सकता है 24 में पूछ ले, हो सकता है 25 में पूछ ले। तो आईएमएफ के बारे में अगर हम बात करें डिटेल, आईएमएफ का कुछ मिशन है। मिशन क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो आती है ना किसी कंट्री में, हमारे इंडिया में हो गई थी 1989 1990 के आसपास, फिर उसके बाद हमको भी लेना पड़ा था, इनसे मदद लेना पड़ा था, और तभी हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, उसके लिए भी आईएमएफ काम करता है। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंड पॉवर्टी को रिड्यूस कराने में मदद करता है, ठीक है। तो ये इसलिए पढ़ लो क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है डायरेक्टली कि इनमें से कौन से मिशन है, कौन सा मिशन नहीं है। वहां हो सकता है आपको लगे कि रिड्यूस पॉवर्टी तो नहीं होगा, तो आप उसको ट्रिक कर दें कि यार ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, ये है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, और एक बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी। उस समय 29 मेंबर कंट्रीज थे, हालांकि अभी तो 190 के आसपास मेंबर्स हैं, तब वो 29 थे। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज गवर्न्ड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हर कंट्री का, ईच मेंबर कंट्री हैविंग अ वोटिंग शेयर बेस्ड अपॉन देयर फाइनेंशियल कोटा। तो जो कंट्रीज हैं उनका एक वोटिंग शेयर होता है, और वोटिंग शेयर बेस्ड होता है उनके फाइनेंशियल कोटाज में, है ना। द मोर द वोटिंग पावर फॉर वेल्दियर कंट्रीज इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी आता है कि भैया वेल्दियर जो कंट्रीज हैं, ज़्यादा पैसा दे सकती हैं, उनका वोटिंग शेयर ज़्यादा है, ठीक है। और इट इज़ मैनेज्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर, को मैनेज करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। करेंटली कौन है देख लेना एक बार आप कमेंट गूगल करके, है ना। एक्टिविटीज़ की बात करें तो सबसे पहले सर्वेलेंस एक्टिविटीज़, ये रेगुलरली बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करता है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमिक आउटलुक्स को लेकर के, है ना, मेंबर कंट्रीज से रिलेटेड। तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं देख लो आप लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गई,
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, फिस्कल मॉनिटर हो गई, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक्स हो गई, कंट्री रिपोर्ट्स हो गई। तो इस तरीके की ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है। फिर इसके अलावा ये लोन प्रोग्राम्स भी कैरी आउट करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग मदद करता है। लोन्स प्रोग्राम कौन कौन से हैं मैं आपको लोनिंग मैकेनिज्म बता दूं। देखो ये नोट कर लेना, यूपीएससी पूछता है, इनमें से नाम दे देगा, बोलेगा किसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ये। तो याद रखें, एक तो ईएफएफ देता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देता है, मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है। एक होता है एसबीए, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के माध्यम से भी पैसा देता है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, आरएफआई याद रखना, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स याद रखना, अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स को दूर करने के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। देन पीएलएल आता है, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन आता है। और एक आता है सीसीआर ट्रस्ट, यानी कि कैटास्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ, कैटास्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ। तो ये मैकेनिज्म जरूर देख लेना, है ना, पीएलएल, सीसीआर, आरएफआई, एसबीए, ईएफएफ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म की बात करूं तो मैंने आपको बताया जैसे कि लोन कंडीशन मतलब जैसे पाकिस्तान अभी मना कर रहा है, तो बहुत सारी इम्पोज कर देता है कंडीशंस ये लोन जब देता है, तो वो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। देन वोटिंग पावर, मैंने आपको बताया कि वेल्दियर कंट्रीज ज़्यादा होल्ड करती हैं, इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। कुछ अभी इनिशिएटिव्स भी इसने किए थे तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दैट इज इट फ्रॉम द आईएमएफ पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। आई होप अब आप आईएमएफ को लेकर के तो थोड़ा ये है कि हाँ चीज़ें बन जाएंगी आपसे। ठीक है, आगे मूव करता हूँ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी वेरी इजीली। यहां पे हम बात करते हैं, दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे, इज इट टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही बड़ा आर्टिकल है और इसमें बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, इसका जस्ट समझा दूंगा। तो बात इसमें यह कर रहा है ऑथर कि भैया क्या समय सही है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है ना, तो मैंने इसका भी नोट्स है, टेम्स आईएएस पे आप आएंगे ना, आपको मिल जाएगा। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, हमारा जो कोर्स चल रहा है वो ऐप पे ही चलेगा, उसी में लाइव क्लासेस होंगी, उसी में आपको शेड्यूल मिलेगा, उसी में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरे बॉडीज में अलग से इस बार दूंगा, इस बार मैं आपको पूरे लोकेशंस अलग से देता जाऊंगा। तो कुछ भी आपको सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सर पूरा सॉर्टेड फॉर्म में आपको ऐप में मिल जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इज इट टाइम फॉर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे, मैं आपको मतलब एक पीडीएफ बना करके भी वहां पे दिया करूंगा। तो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, दे विल गेट एवरीथिंग इन हैंड, स्पून फीडिंग होगी वहां पे, है ना, एक तरीके से। तो बात करते हैं क्या समय सही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव करें। बात इसलिए चल रही है क्योंकि एनडीए ने जो सीट जीती उसमें सीट ज़्यादा जीती, लेकिन वोट शेयर 43.3% का ही था। वहीं पे एनडीए को इंडिया को 234 सीट्स मिली, लेकिन वोट शेयर 41.6% था। मतलब वोट शेयर में इतना अंतर नहीं था, पर सीट्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। ठीक है, और दूसरी पार्टियों ने 15% वोट शेयर में 16 सीट ही जीती। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इंडिया में फॉलो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाता है। ठीक है ना, सबसे आसान चीज का एडवांटेज क्या है कि बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल थिंग एंड स्टेबल गवर्नमेंट बनती है कि आप ठीक है मेजोरिटी लेकर के आए रहते हो। और डिसएडवांटेज इसका ये कि इट डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द वोट शेयर, ये आपके वोट शेयर को नहीं बताता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 100 मतलब लोग हैं, 100 लोग हैं, अब एक आदमी को वोट मिला 25, दूसरे को मिला, कैंडिडेट को मिला 20, तीसरे को मिला 22, तो इसको मिला, अगले वाले को मिला 28। अब जिसको 30 मिले थे वो जीत जाएगा, लेकिन 28 वाला 25 वाला ये भी बहुत क्लोज थे उसके, लेकिन जीता कौन, 30 वाला। तो वोट शेयर नहीं बता, अब मतलब उसको केवल 30% ही वोट मिले, 70% वोट उसके अगेंस्ट गए एक तरीके से। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का दिक्कत ये कि एक्यूरेटली वोट शेयर को नहीं बताता कि कितने लोग आपके अगेंस्ट थे और कितने लोग आपके फेवर में थे। वहीं बात कर लेते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। तो इसमें सीट्स जो दी जाती हैं वो दी जाती हैं वोट शेयर के बेसिस पे। जैसे एक सिस्टम होता है पीआर के अंदर, पार्टी लिस्ट पीआर बोलते हैं उसको, पार्टी लिस्ट पीआर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वोटर्स कैंडिडेट को वोट ना करके पार्टी को वोट करते हैं। वोटर लिस्ट, ये जो पार्टी लिस्ट पीआर होता है ना, पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप इंडिविजुअल्स को वोट नहीं करते हो, आप पार्टी को वोट करते हो, और पार्टी को फिर जो सीट मिलती है वो प्रोपोर्शन में मिलती है वोट शेयर के। ठीक है ना,
तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी, मतलब वोट शेयर के हिसाब से आपको मिलेगा तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेगी। लेकिन इसमें दिक्कत है कि अनस्टेबल कोलिशंस हो जाते हैं इसमें। फिर ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दिया, अब एक जगह बीजेपी और कांग्रेस चली आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि ये रूल नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो अनस्टेबल कोलिशंस बना देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही। अब यहाँ पे तीसरा सिस्टम जो सजेस्टेड है ऑथर के द्वारा, वो है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इट कंबाइंस द फीचर ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक तीसरा मेथड है जो कंबाइन करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। ये सिस्टम यूज हो रहा है जर्मनी एंड न्यूजीलैंड में। इट इज यूज्ड इन जर्मनी एंड न्यूजीलैंड, एंड इस सिस्टम के अंतर्गत देयर इज वन कैंडिडेट हु इज इलेक्टेड थ्रू द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड देयर आर आल्सो एडिशनल सीट्स दैट आर फिल्ड बेस्ड ऑन द वेरियस पार्टीज परसेंटेज। फिर अब इसमें पहले तो आप एक कैंडिडेट को चुनते हो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पे, उसके बाद एडिशनल सीट्स भी रहती है जो कि फिल करते हो आप वोट शेयर के बेसिस पे। तो मतलब आप समझ रहे हो, दोनों का सिस्टम मिक्स कर दिया गया। इंटरनेशनल प्रैक्टिस की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड में यूज होता है, और ये मिक्स्ड मेंबर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये जर्मनी में यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में यही है कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड भी यही कहा है कि भैया आप मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्राई करो और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो किसी एक स्टेट में पायलट के रूप में। तो दैट इज हाउ इट कैन वर्क। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला आर्टिकल है सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स थ्रू लिटिगोशिएशन। अब ये जो टर्म है लिटिगोशिएशन, सबसे पहले मैं आपको कहता हूं लिटिगोशिएशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो लिटिगेशन मतलब जब आप केस कर देते हो और प्रॉपर उसको कोर्ट पे घसीटते हो। दूसरा होता है निगोशिएशन, मतलब लिटिगेशन और निगोशिएशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है लिटिगोशिएशन, ठीक है ना। तो अब बात क्या हुई है, क्यों ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली हुआ ये कि जो हमारा और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में जो पोल्ट्री डिस्प्यूट था वो हमने सेटल किया है लिटिगोशिएशन के माध्यम से ही। मतलब पहले तो लिटिगेशन किया बहुत, 2012 में लिटिगेशन कर दिया था यूएसए ने, तो 12 से वो केस चला। फिर उसके बाद उसका डिसीजन जब निकला तो वो भी इंडिया के फेवर में नहीं निकला, वो यूएसए के फेवर में निकला। फिर उसके बाद अब जाकर के हमने उसमें क्या किया है, वी डिस्कस्ड द डिटेल्स थ्रू बायलैटरल टाइज, एंड उसको फिर हमने निगोशिएशन के बेसिस पे खत्म किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने वही बोला कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो होती है उसमें आप बहुत डेलिकेटली हैंडल करते हो ट्रेड एंड कॉमर्स के इश्यूज को, है ना। और यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट आप यूज करते हो फॉर इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट। अब इंडिया और यूएस ने सेटल किया है 7 लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट, 7 लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स एट द WTO, और अभी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे जो डिस्प्यूट है वो खत्म किया है। तो देखो पोल्ट्री डिस्प्यूट के बारे में मेंशन भी था, तो मैं आपको बता दूं कि इट वाज 2012 में ये डिस्प्यूट आया, और इसमें इंडियाज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर यूएस पोल्ट्री ने कहा कि भैया इंडिया ने एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम लगा करके यूएस पोल्ट्री को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो WTO ने यूएस के फेवर में कहा और बोला कि भाई इंडिया को बोला कि आप मॉडिफाई करो अपने इंपोर्ट कंडीशंस को। काफ़ी स्टेलमेट चला, रिसेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के कारण फिर अभी सेटलमेंट हुआ, और इसमें WTO ने $450 मिलियन का क्लेम भी किया था, एनुअल क्लेम। तो वो भी हमने यहाँ पे किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया डिप्लोमेसी के माध्यम से। तो यही ऑथर ने कहा है कि ये डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है, जहाँ पे एक तरफ लिटिगेशन था, उसके बाद अभी जहाँ हमने अपने डिप्लोमेसी और निगोशिएशन के बेसिस पे इस चीज़ को, डिस्प्यूट को दूर किया। एंड डिस्प्यूट होते रहेंगे फ्यूचर में भी, आपको यही जो मैकेनिज्म है, डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म जो है, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू जो है बायलैटरल लेवल पे जो हमको दूर करने हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट वे आउट। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने लिखी है, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इशू आप समझ गए होंगे कैसे क्या हुआ, ये भी समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पे देखो एक आपको बहुत सारी फिशेस दिख रही होंगी, और तो ये म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं जो कि क्विक लाइम छिड़क रहे हैं फिशेस के ऊपर, ताकि वो कम हो जाए, स्मेल भी कम हो जाए और स्टेंच भी कम हो जाए। एंड ये याद रखना बस्टिलोज लगून, ये जो लोकेशन है वो लोकेशन कौन सी है, बस्टिलोज लगून। याद रखिएगा बस्टिलोज लगून जो है इस यहाँ पे इंटेंस ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन गई है, और ये मेक्सिको में है, अनाहुआक मेक्सिको, है ना। तो याद रखिएगा बस्टिलोज जो लोकेशन है वो याद रखना। अगला टॉपिक है देखो हाइड्रोजन लाइन, अ यूनिक सिग्नल। अब हाइड्रोजन लाइन क्या है,
और ये क्या है इसके बारे में ये हम देख लेते हैं। ओके, हाइड्रोजन लाइन के बारे में देख लेते हैं। ये भी द हिंदू का ये आर्टिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको देखना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन लाइन है यूनिक सिग्नल। तो हाइड्रोजन लाइन होता क्या है? तो ये एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हाइड्रोजन लाइन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है ऑफ रेडियो एमिशन। याद रखिएगा 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होती है। इट इज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडियो एमिशंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लिप इन द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो ये याद रखना, ये रेडियो एमिशन कब होता है? जब स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन में जो एक फ्लिप आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन में जब फ्लिप आ जाता है हाइड्रोजन एटम के, तो ये वेवलेंथ एमिट होती है। तो हाइड्रोजन लाइन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो एमिट होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होती है वो फ्लिप करता है फ्रॉम एंटी अलाइंड टू अलाइंड पोजीशन विद द प्रोटॉन स्पिन, द एटम रिलीजेस एनर्जी एज दिस रेडिएशन। तो ये जब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन हो रहा है वो जब फ्लिप हो जाए, मतलब पहले एंटी अलाइंड कंडीशन में था प्रोटॉन से, अब फिर वो अलाइंड कंडीशन में आ जाए प्रोटॉन के स्पिन के, तो एटम फिर रिलीज करता है, हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है इस रेडिएशन को। ये एमिशन याद रखेगा डिस्कवर हुआ था 1951 में, और इसने रेडियो एस्ट्रोनॉमी को काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। एस्ट्रोनॉमर्स दे कुड फाइनली डिटेक्ट क्लाउड्स ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस इन द स्पेस। तो न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के जो मतलब क्लाउड्स हैं उनको डिटरमाइन किया गया था एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। इसके अलावा हाइड्रोजन लाइन को ट्रेस करके एस्ट्रोनॉमर्स मैप बना सकते हैं, मिल्की वे का बनाया भी था, है ना। उसके स्पाइरल स्ट्रक्चर को रिवील किया गया था बाय दिस हाइड्रोजन लाइन ओनली, है ना। और अभी भी फर्स्ट लाइट एमिटेड जो है अर्लीस्ट गैलेक्सीज से, उसको भी मदद करता है ये लाइन, हमको हाइड्रोजन लाइन मदद करती है ढूंढने में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस हाइड्रोजन लाइन। 21 सेंटीमीटर याद रखना, स्पेसिफिक वेवलेंथ याद रखना, रेडियो फ्रिक्वेंसी याद रखना। लो कॉस्ट एमआरआई मशीन्स कैन इंप्रूव एक्सेस टू डायग्नोस्टिक्स इन इंडिया। अब यहाँ बात चल रही है लो कॉस्ट एमआरआई मशीन्स की। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखो क्या होता है कि दो तरीके की एमआरआई मशीन्स होती हैं, एक तो बहुत जो हाई फील्ड में काम करती हैं, हाई फील्ड एमआरआई मशीन्स, और एक होता है बनाया गया है लो कॉस्ट स्कैनर्स बनाए गए एक तरीके से, है ना, जो 20-22 हज़ार डॉलर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लो कॉस्ट एमआरआई स्कैनर जो है, इसने डायग्नोस्टिक्स को और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। देखो एमआरआई मशीन हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन ये लो कॉस्ट एमआरआई स्कैनर्स तो हर जगह हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि एमआरआई स्कैनर्स होता क्या है, पहले तो याद रखना, एमआरआई जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। ये स्कैन करता है यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू प्रोड्यूस अ डिटेल्ड इमेज ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इनसाइड, है ना। तो याद रखेगा, ये याद रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स का यूज करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं इसको, और फिर हाई डिटेल्ड इमेजेस निकाला जाता है। लिमिटेशंस की बात करें तो हाई फील्ड एमआरआई मशीन्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिट एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो यहाँ जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वहाँ पे इसकी एक्सेस भी बहुत कम होती है। अब यहाँ पे लो कॉस्ट एमआरआई मशीन जो है वो न्यू डिज़ाइन के साथ आई हैं, लो कॉस्ट के साथ आई हैं, और दे कैन एड्रेस द चैलेंज ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के चैलेंज को दूर कर सकती हैं। 20-22 हज़ार डॉलर के आसपास उनकी कॉस्ट पड़ती है। हालांकि कुछ चैलेंजेस उसमें जरूर है, जैसे उसके इमेज रेजोल्यूशन कम है, लेकिन वो सब उसके सबके अल्टरनेटिव्स हैं, है ना। एंड वीक मैग्नेट्स दे एलिमिनेट द नीड ऑफ अ शील्डेड रूम ऑल्सो। तो शील्डेड रूम की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी इसके बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं, है ना। इसके अलावा पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं इसके, जैसे कि एक्सेस को बढ़ा सकता है, लो इनकम सेटिंग्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू मेटल ऑब्जेक्ट्स। अब देखो एमआरआई रूम में कई बार आपने पढ़ा होगा कि मेटल ऑब्जेक्ट्स लेकर के कोई गया तो फिर उसकी डेथ हो गई, ये सारी चीज़ें, तो वो रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये रिप्लेस कर देगा हाई शील्डिंग और हाई शील्ड एमआरआई को, तो नहीं, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, उसके रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप उसी में जाओगे, बड़ी वाली मशीन में ही। तो दैट इज इट फॉर दिस आर्टिकल एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। इतना ही था जो आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। बाकी अगर आपको और फालतू चीज़ें देखनी है तो आप दूसरे एनालिसिस को देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।